नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास का। आज क्लास द्वितीय है, सेकंड है, जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित हम लोग क्लास पे चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में। आइए तो गुप्त साम्राज्य के क्लास के बारे में, जो सेकंड क्लास है, उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा किए थे प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त के प्रथम के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी और लिच्छवी राज की राजकुमारी से शादी किया था। चंद्रगुप्त प्रथम को एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी प्राप्त है। चंद्रगुप्त प्रथम को एक नए संवत का प्रवर्तन करने का श्रेय भी प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा था कि स्वर्ण सिक्के, जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बनता है। समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी बनता है। समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है अगला उत्तराधिकारी बनता है, और इस प्रकार समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। समुद्रगुप्त बेहद इंपॉर्टेंट। यह जो है, जैसे अशोक जो है बहुत ही प्रिय था, देवनाम प्रिय था। वह लोगों से मेल मिलाप, अच्छी नीति के माध्यम के लिए जाना जाता था, और यह उसके विपरीत था समुद्रगुप्त। ठीक है, ये युद्ध पर युद्ध करता जाता था। ठीक है, ये युद्ध के लिए प्रिय था। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना, और उसका पुत्र था। ये बात आपको हमने बताया है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का श्रेय जो है उसकी स्वरचित प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। यदि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की विजयों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, जैसे आर्यावर्त का विजय अभियान। यह इसका प्रथम अभियान है। ठीक है, आर्यावर्त, यह आर्यावर्त का विजय अभियान, इस प्रथम विजय अभियान के दौरान हमने कहा ना कि समुद्रगुप्त अशोक के विपरीत विजय युद्ध वगैरह लड़ने के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो इस प्रथम विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने 3 प्रमुख शक्तियों, अच्युत यानी बरेली उत्तर प्रदेश, नागसेन ग्वालियर, कोतकुलच आदि को पराजित किया। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि समुद्रगुप्त ने इस राजाओं को एक ही युद्ध में पराजित किया अथवा अलग अलग, लेकिन आर्यावर्त का विजय अभियान के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश और नागसेन ग्वालियर, कोतकुलच आदि को पराजित किया है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। दक्षिणापथ का विजय अभियान इसका समुद्रगुप्त का क्या रहा है? दक्षिणापथ का विजय अभियान, इस द्वितीय विजय अभियान के दौरान, ये द्वितीय विजय अभियान है, के दौरान समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं को पराजित कर बंदी बना लिया वे हैं कौशल के राजा महेंद्र, महाकांतार के राजा व्याघ्रराज, कौराल के राजा मंटराज, पिष्टपुर के राजा महेंद्रगिरी, कुट्टूर के राजा स्वामीदत्त, एरंडपल के राजा दमन, कांची के राजा विष्णुगोप, अवमुक्त के राजा नीलराज, बेंगी के राजा हस्ती वर्मा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध भी इसने लड़ा है। द्वितीय विजय अभियान क्या है? दक्षिणापथ विजय के बाद
समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के बाद जो है समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में एक और युद्ध किया जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। पहले युद्ध के दौरान समुद्रगुप्त ने सिर्फ उन्हें परास्त किया था, लेकिन आर्यावर्त के उन्हें परास्त किया था, सिर्फ उन्हें परास्त किया था, लेकिन आर्यावर्त के दूसरे युद्ध में उसने उत्तर भारत के राजाओं का उन्मूलन कर दिया था। यानी आर्यावर्त के पहले युद्ध में सिर्फ उनको इन्होंने परास्त किया था। जो उत्तर भारत के राजे शासक हैं, जो राजा थे, लेकिन आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में इन्होंने क्या किया, द्वितीय विजय अभियान में दक्षिणापथ के बाद इन्होंने पूरी तरीके से उनका समूल नाश कर दिया, ठीक है, उन्मूलन कर दिया। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में 9 राजाओं का उल्लेख किया गया है। वे है रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। तो यहां से ये जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने पूरी तरीके से समूल नष्ट कर दिया था, ठीक है, आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो समुद्रगुप्त हैं ये अशोक के विपरीत थे, ये पूछा गया है। प्रथम पृथ्वी विजय, ऐसे इनकी कुछ संज्ञा भी दी गई है, ठीक है, प्रथम पृथ्वी विजेता विजय हैं। आठविक राज्य की विजय भी इन्हीं से संबंधित है। आठविक एक राज्य था, इस पे भी इन्होंने समुद्रगुप्त ने जीत हासिल किया था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों को अपना सेवक बना लिया। फ्लीट के मतानुसार उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के वन प्रदेश तक आठविक राज्य फैले हुए थे। उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच यातायात को सुगम एवं अवरोध मुक्त करने के लिए आठविक राज्यों को नियंत्रण में रखना आवश्यक था, ठीक है। तो बेहद इंपॉर्टेंट मार्ग के रूप में और यातायात को बेहतर बनाने के लिए आठविक राज्य का एक इंपॉर्टेंस था, जिसकी वजह से इन्होंने आठविक राज्यों पर नियंत्रण रखा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त की जो विजय नीतियां हैं। आपको हमने बताया ना कि अशोक के विपरीत, अशोक मेल मिलाप धर्म के माध्यम से अपनी नीति का प्रसार करता था, लेकिन यही समुद्रगुप्त मेल मिलाप कोई नहीं, ठीक है। समुद्रगुप्त की विजय नीतियां, राज्य प्रस्भोद्धरण की नीति, मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है, समुद्रगुप्त पूरी तरीके से। और ये कई प्रकार की नीतियां हैं इनकी, जैसे आप देख रहे हैं कि राज्य प्रस्भोद्धरण की नीति, तो मगध के आसपास के राज्यों को पराजित करके। सर्व कर दाना ज्ञाकरण की नीति, यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। परिचारकीकृत नीति, आठविक यानी जनजातीय राज्यों को सेवक बनाने की नीति थी, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ग्रहण मोक्षानुग्रह, भारत के 12 राजाओं के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः उनके राज्य सौंप दिए गए थे, ठीक है। कन्योपायन, विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंधों की नीति कन्योपायन के रूप में जाना जाता था। ये फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बारे में, क्योंकि यहां से उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलती जाएगी। देखिए, समुद्रगुप्त की हमें कुल 6 मुद्राएं प्राप्त हुई है। कितने? 6। समुद्रगुप्त का के कुल हमें 6 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। मुद्राएं इनके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालता है। मुद्राएं जो है इनके जीवन एवं कार्यों पर एक सुंदर प्रकाश डालता है। जैसे आप ध्यान रखेंगे, गरुड़ प्रकार की मुद्राएं, जो गरुड़ प्रकार की मुद्राएं हैं, गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य प्रदान करता है। जो गरुड़ प्रकार की मुद्राएं हैं समुद्रगुप्त की, नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य उपलब्ध कराता है, ठीक है। इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है। यानी कि इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताया गया है, ठीक है।
ये हो गया। नेक्स्ट है कि अश्वमेघ प्रकार, इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों का प्रमाण है। अश्वमेघ प्रकार, इस प्रकार के जो सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, ठीक है, इसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञों का प्रमाण है। इनकी मुद्राओं पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है, ऐसा कुछ उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, अश्वमेघ प्रकार के जो सिक्के हैं, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। वीणा वादन प्रकार, वीणा वादन प्रकार में इसमें समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यह भी बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं। क्या है समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक भी था। ठीक है, उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जो कि आपको हमने बताया। कविराज की उपाधि भी इसे प्रदान की गई है। तो समुद्रगुप्त की पहली विशेषता क्या है? समुद्रगुप्त की पहली विशेषता यह है कि समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक एवं उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कविराज की उपाधि भी प्रदान किया गया है। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियां धारण की, जो उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलता है। उसके सिक्कों पर ऐसा उपाधियां मिलता है। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति दे दी गई थी। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। इन्होंने उसकी अनुमति दिया है, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। ये बात आप नोट करेंगे कि ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। समुद्रगुप्त को दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा प्रदान किया है। ये सब फैक्चुअल डेटा है जो पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि धारण किया गया, बताया गया है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा प्रदान किया है। ठीक है, विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, आरओ भी पूछा गया है। विसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। ठीक है, तो ये गुप्त वंश के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद जो है समुद्रगुप्त के बाद अगला जो उत्तराधिकारी हुआ है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिसे विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में क्या है कि समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच एक अन्य नाम रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। तो ये बात नोट करके ब्रेन में रखिएगा कि कभी कभी क्रम पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इंपॉर्टेंट है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। दूसरी बात, विशाखादत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा विक्रमादित्य, परम भागवत आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ भारतीय अनुश्रुतियां उसे सकारी के रूप में स्मरण करती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी गुहालेख से होता है। देखिए, दूसरी बात बेहद इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी था, जबकि पाटलिपुत्र आप जान ही रहे हैं। ठीक है। एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का स्मरण लड़ाइयों के कारण नहीं, बल्कि कला और साहित्य के प्रति, जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं ना, तो यही सब एक आधार है स्वर्ण युग कहने का। ठीक है। उसके अगाध यानी कला और साहित्य के प्रति उसके अगाध अनुराग के कारण कहते हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे 9 रत्न कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? 9 रत्न कहा गया है। ठीक है। इनमें कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर, वररुचि जैसे विद्वान थे। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि इसके अलावा जो है, इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है। इसने अपने यात्रा वृतांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। पाटलिपुत्र से ही फाहियान ने वापसी यात्रा आरंभ की थी। ठीक है। अपनी पूरी यात्रा विवरण में वो कहीं भी सम्राट का नाम उल्लेख नहीं करता है। ये सब गुप्त वंश के जानकारी के प्रमुख स्रोत थे, फाहियान वगैरह के बारे में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुप्त वंशों का एक प्रमुख और अगला शासक कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बनता है कुमार गुप्त प्रथम। इसके बारे में क्या विशेषता है? कुमार गुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 40 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। इसने अपने शासन काल के दौरान पुष्यमित्र को पराजित किया तथा अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य स्कंदगुप्त के शासनारूढ़ होते ही गुप्त वंश पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे थे। यानी कि जो कुमार गुप्त है ना, 40 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि गुप्त वंश पर, कुमार गुप्त के बाद ही गुप्त वंश पे जो है, जो गुप्त वंशों की शासन व्यवस्था है वो कमजोर होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि आक्रमण बढ़ने लगा। ठीक है। तो यानी गुप्त वंश पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। इसके साम्राज्य पर कई आक्रमण होने लगे, यही मुख्य कारण है। ठीक है।
तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पुष्यमित्रों और हुड़ों ने बारी बारी गुप्तों पर आक्रमण किया है। ये शुरू तो कुमारगुप्त से ही हो जाता है, शुरू तो कुमारगुप्त से ही हो जाता है, जो आक्रमण और गुप्त साम्राज्य की धीरे धीरे साम्राज्य की व्यवस्था कमजोर होने लगी। ठीक है, एक विपत्ति का माहौल बनने लगा। ठीक है, कि अब साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चल रहा है। तो ये जो इसके कारण क्या था, पुष्यमित्रों और हुड़ों ने बारी बारी गुप्तों पर आक्रमण किया। यद्यपि स्कंदगुप्त ने उन पर विजय प्राप्त कर ली, तथापि कुछ राज्यों एवं वाकटकों से उसके संबंध बिगड़े। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम सफल शासक माना जाता है। उसने गुप्त साम्राज्य की अक्षुण्णता को कायम किया है। लेकिन शुरुआत जो है, देखिए, स्कंदगुप्त का हुड़ों के साथ एक आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त जीते और सफल रहे, गुप्त वंश को पुनः बनाए रखे। लेकिन जो कुमारगुप्त थे, यह साम्राज्य की बागडोर को कमजोर किए हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्के के बारे में, कुमारगुप्त के बारे सिक्के, देखिए, मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के काल में हुआ था। कुमारगुप्त के ही काल में, कुमारगुप्त के ही काल में मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी हुआ था। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। कुमारगुप्त ने गरुड़ के स्थान पर सिक्कों पर जो है मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी। फैक्चुअल डेटा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि इसने जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, इसके बाद बात आता है उपाधियां। कुमारगुप्त की उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र अश्वमेध आदि उपाधियां कुमारगुप्त ने धारण किया। ठीक है, इसके बाद शासक आते हैं स्कंदगुप्त, जो कि आपको हमने बताया कि स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद ये शासक बनते हैं। खोए हुए साम्राज्य को फिर से पुनः ये लाए हैं। ठीक है, तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हुड़ आक्रमण इसी के समय हुआ था। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हुड़ आक्रमण इसी के समय हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण को विफल कर दिया था और जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को म्लेच्छ कहा गया है। म्लेच्छ, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त, ठीक है, ने हुड़ों के आक्रमण को विफल किया है। जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा बताया गया है। और दूसरी बात, इसी अभिलेख में हुड़ों को म्लेच्छ कहा गया है। ठीक है, दूसरी बात, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर कर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अगर बात प्रश्न आता है हुड़ कौन थे, ये भी जानकारी के रूप में ध्यान रखिए। हुड़ राज्य फारस से खोतान तक फैला हुआ था, जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। हुड़ जो है, ये हुड़ राज्य फारस के से खोतान तक, फारस से लेकर खोतान तक फैला था, जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। प्रथम हुड़ आक्रमण हुसनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तोरमाड़ और मिहिरकुल प्रसिद्ध हुड़ शासक हुए थे। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ गुप्त साम्राज्य के बारे में एक विधिवत जानकारी, विधिवत प्रश्न बनने की जानकारी किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। जय हिंद।